तो मित्रों कैसे हैं सभी। तो आज हम एनिमल टिश्यू के पार्ट 3 के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम नेक्स्ट टिश्यू दैट इज कनेक्टिव टिश्यू के बारे में डील करेंगे। ठीक है, देखिएगा बहुत सारी बुक्स में डिफरेंट डिफरेंट क्लासिफिकेशंस दे रखी हैं। तो देखिए, कनेक्टिव टिश्यू बेसिकली मीजोडर्मली डिराइव्ड टिश्यू है। ये सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का एस्पेक्ट है। मीजोडर्म से डिराइव होने वाले टिश्यू को हम कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं यहां पर। ठीक है, तो देखो इस पर्टिकुलर कनेक्टिव टिश्यू में हमारे पास में स्पेसिफिकली दो कंपोनेंट आते हैं, एक कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर और दूसरा आपके पास स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है। ध्यान रखिएगा, एक आपके पास कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, दूसरा स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर के तीन हिस्से होते हैं। तो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में जो तीन हिस्से आते हैं वो है आपके पास, पहला दैट इज मैट्रिक्स, दूसरा आपके पास दी सेल्स एंड थर्ड दी फाइबर्स। ठीक है जी, तीन कंपोनेंट, पहला फिर से मैट्रिक्स, सेकंड आपके पास में दी सेल्स एंड थर्ड दी प्रोटीन फाइबर्स। ठीक है, अब ये मैट्रिक्स जो है ये एक तरह का साइटोप्लाज्मिक या मीडियम है जिसमें आपके पास सेल्फ लोड कर रहे हैं। ठीक है, तो सेल को न्यूट्रिशन देने के लिए यही आपके पास मैट्रिक्स काम आएगा। और इस मैट्रिक्स की खासियत ये है कि इसमें सल्फेटेड म्यूकोपॉलीसेकेराइड की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है। क्लियर, एक चीज याद रखनी है ये वाली। दूसरा, जो सेलुलर कंपोनेंट हैं वो इसमें बहुत सारे हैं। ठीक है, जिसमें से आपके पास जो जो मैं अभी बताऊंगा वो आपने याद रखने हैं। पहला है आपके पास फाइब्रोब्लास्ट। देखिएगा, हमारी बॉडी का एक ऐसा सेल जो सिंथेटिक फंक्शन भी करता है और रिजॉर्प्टिव फंक्शन भी करता है। सिंथेटिक का मतलब किसी चीज को बनाना, रिजॉर्प्टिव का मतलब उस चीज को घटाना। ठीक है जी, तो किसी भी चीज को बनाने और घटाने का काम ये फाइब्रोब्लास्ट यहां पर कर सकते हैं। अब किस चीज को करते हैं, जिस चीज को ये बनाएंगे, तो फाइब्रोब्लास्ट किस चीज को बनाते हैं, ये बनाते हैं प्रोटीन फाइबर स्पेसिफिकली। तो प्रोटीन फाइबर कौन से वाले, एक कोलेजन, दूसरी आपके पास इलास्टिन और तीसरे रेटिकुलिन। क्लियर, अब ध्यान रखने वाली क्या बात है यहां पर, फाइब्रोब्लास्ट जो है बेसिकली एक तरह का टोटीपोटेंट सेल है। टोटीपोटेंट का मतलब ये हुआ कि ये पर्टिकुलर टाइप के सेल को बना सकता है, लेकिन ये पर्टिकुलर जो आपके पास सेल होता है इसके पास में टोटली टोटीपोटेंट होने की, एक्टिविटी होने की इसके पास कैपेबिलिटी ज्यादा नहीं होती है। कनेक्टिव टिश्यू में या प्रॉपर के अंदर जो सेल ऐसा करना संभव कर सकते हैं वो मीजेनकाइमल सेल हैं। तो मीजेनकाइमल सेल आर टोटली दी टोटीपोटेंट सेल इन द कनेक्टिव टिश्यू ऑफ योर बॉडी। क्लियर, अब ध्यान रखिएगा, इसका मतलब मीजेनकाइमल जो सेल होंगे वो आपके पर्टिकुलर कनेक्टिव टिश्यू में जो भी सेल आपके पाए जाते हैं उन सभी सेल को वापस से सिंथेसाइज करने में हेल्प कर सकते हैं अगर उनकी कमी हो जाए। क्लियर, चलिएगा, अब एक तो फाइब्रोब्लास्ट की खासियत हमें पता लगी। अब देखो, अगर फाइब्रोब्लास्ट लीनियर फॉर्म में अरेंज हो, एक लाइन में अरेंज हो, ठीक है, तो पर्टिकुलर ये कोलेजन की फॉर्मेशन करवाने में हेल्प करते हैं। लेकिन अगर ये गुच्छों में है, फाइब्रोब्लास्ट इकट्ठे हैं, क्लस्टर्स में इकट्ठे हैं, तो ये आपको इलास्टिन की फॉर्मेशन करने में हेल्प करेंगे, नॉट दी कोलेजन। क्लियर, अब यहां से फाइब्रोसिस कंपोनेंट को भी देख लेते हैं, है ना। तो ये जो कोलेजन होता है, ये कोलेजन आपके पास में इसकी मेन प्रॉपर्टी है, इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है एज कंपैरिजन टू द इलास्टिक स्ट्रेंथ। और हमारी बॉडी के अंदर 30 से 50% जिस फाइबर की मात्रा पाई जाती है वो पर्टिकुलरली आपके पास कोलेजन ही है, क्योंकि यही कोलेजन बेसिकली आपकी स्केलेटल मसल को बनाने में मदद करता है। इंपॉर्टेंट है जी, नोट कर रखिएगा इस चीज को। क्लियर, चलेंगे उसके बाद क्या इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर, ये जो आपके पास कोलेजन है ये पैरेलल बंडल में अरेंज है। पैरेलल बंडल का मतलब क्या, मैंने थोड़ी देर पहले कहा ना कि जो आपके पास फाइब्रोब्लास्ट है वो लीनियर फॉर्म में अरेंज है, ऐसे ही लीनियर फॉर्म पे दूसरी लाइन अरेंज है, फाइब्रोब्लास्ट की तीसरी लाइन। तो अगर आपके पास पैरेलल बंडल्स ऐसे देखे जाएं तो इसको बोलेंगे कोलेजन है। क्लियर, इसका मतलब यहां पर कोई ब्रांचिंग नहीं मिलेगी क्योंकि पैरेलल है, तो ब्रांचिंग मिलने का तो कोई तुक ही नहीं बनता है। तो अनब्रांच्ड फाइबर होता है कोलेजन। और आपके पास पर्टिकुलर जो इलास्टिन होती है, क्योंकि क्लस्टर में आपके पास पर्टिकुलर फाइब्रोब्लास्ट अरेंज है तो इसीलिए वहां पर ब्रांचिंग पाई जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज याद रखनी है। एक क्या चीज और याद रखनी है, जो कोलेजन है उसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो बहुत ज्यादा होती है एज कंपैरिजन टू एन इलास्टिक स्ट्रेंथ। क्लियर, वहीं पर जब हम इलास्टिक फाइबर को देखेंगे तो वहां पर इलास्टिक फाइबर की जो आपकी इलास्टिक स्ट्रेंथ होती है वो ज्यादा होती है एज कंपैरिजन टू अ पर्टिकुलरली टेंसाइल स्ट्रेंथ। क्लियर, अब देखो ध्यान से इसका क्या मतलब हुआ।
जैसे मान लो मैं किसी चीज को स्ट्रेच करता हूं और अपनी वापस से वो पोजीशन को रीगेन कर लेती है जो उसकी ओरिजिनल वाली थी, तो ये हुई इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ का ज्यादा होना। लेकिन अगर वो अपनी पोजीशन को वापस से मेंटेन नहीं कर पाता है कोई फाइबर, तो इसका मतलब उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ कम है। क्लियर? अब इस कोलेजन की खासियत क्या है? कोलेजन की खासियत यह है कि अगर ये ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाए तो ये रिंकल की फॉर्मेशन करवाने में हेल्प करता है। क्लियर? अगर इसकी पर्टिकुलरली ब्रेकेज होना शुरू हो जाए अकॉर्डिंग टू एजिंग, तो रिंकल की फॉर्मेशन होगी, और इस रिंकल की फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी किस चीज की आ रही है? वो है कोलेजन का ब्रेक डाउन होना। अब कोलेजन का ब्रेक डाउन कब हो सकता है? या तो पर्टिकुलरली आपके पास में जो फ्री रेडिकल है वो फ्री रेडिकल आपके शरीर में ज्यादा है, या तो टेम्परेचर वेरिएशन बहुत ज्यादा हो रही है, ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा हो रही है, ड्रग इनटेक है कोई जिसकी वजह से ऐसा हो सकता है, तो आपके कोलेजन जो है वो ब्रेक डाउन होना शुरू कर देती है हायर हीट पर। क्लियर? अब यहां से क्या याद रखना है? बॉइलिंग टेम्परेचर पर यही पर्टिकुलर अगर आपके पास कोलेजन को हम अगर बॉइल कर रहे होते हैं तो ये जेलेटिन में कन्वर्ट हो जाती है। ये मसल नहीं रहती है, ये जेल लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, उसको जेलेटिन कहते हैं। तो ये भी चीज आपने ध्यान रखनी है। क्लियर? चलें जी, ये आपको क्लियरली होना चाहिए पता। अब देखो, कोलेजन क्योंकि 30 से 50% मात्रा में हमारी बॉडी में पाया जाता है, इसीलिए मोस्ट अबंडेंट जो टिश्यू आपकी बॉडी में है वो है ही कौन? दैट इज द कनेक्टिव टिश्यू। क्लियर हो गई जी? तो इतनी चीज आपको फाइबर से पता होनी चाहिए। हम सेल पढ़ रहे थे लेकिन मैंने फाइबर आपको साथ में बता दिया। चलें, दूसरा जो सेल आपकी इंपॉर्टेंस का है वो है मैक्रोफेजेस। अब देखिएगा, मैक्रोफेजेस जो है कनेक्टिव टिश्यू के सेकंड लार्जेस्ट सेल है, लेकिन फर्स्ट लार्जेस्ट अगर आपसे पूछें तो वो अभी भी कौन होंगे? फाइब्रोब्लास्ट। लेकिन एक चीज ध्यान रखने वाली है, क्या ध्यान रखने वाली? अगर ये पूछे कि आपके जो पर्टिकुलर ब्लड है उसमें आपके पास जो लार्जेस्ट टिश्यू है वो कौन है, अब देखिएगा ये जो मैक्रोफेजेस हैं आपके पास में, ये कनेक्टिव टिश्यू के सेकंड लार्जेस्ट सेल हैं। लेकिन पर्टिकुलरली जब ब्लड से रिलेट कर कर पूछें तो बताइए कि आपके पास कौन सा लार्जेस्ट सेल है, तो मैक्रोफेज सबसे लार्जेस्ट सेल है। लेकिन जब कनेक्टिव टिश्यू में एज सच क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप आंसर करेंगे कि फाइब्रोब्लास्ट सबसे बड़े सेल है और मैक्रोफेज सेकंड लार्जेस्ट सेल है। फैगोसाइटोसिस का फंक्शन करते हैं, बैक्टीरिया वायरसेस को एनगल्फ करने में हेल्प करते हैं, प्रोटेक्टिव रोल है। क्लियर? उसके बाद आते हैं आपके मास्ट सेल। तो मास्ट सेल बेसिकली आपकी बॉडी के अंदर बिल्कुल बेसोफिल की तरह एक्ट करते हैं। बेसोफिल से ही जो फंक्शन बेसोफिल करता है वही मास्ट सेल कर रहे होते हैं। तो फंक्शन क्या कर रहे हैं? 3 सिक्रीशन, एक हिस्टामिन, सेकंड सीरोटोनिन, थर्ड आपकी हेपरिन। हिस्टामिन जो है बेसिकली वो वेसोडाइलेटर है, आर्टीरियोलर वेसोडाइलेटर है। तो आर्टीरियोल का डायामीटर बढ़ा देता है, जिसकी वजह से क्या होगा कि यहां से जो ब्लड फ्लो बहुत प्रेशर से होने वाला हो वो नहीं हो रहा होता है। ब्लड वेसल के वॉल के ऊपर जो प्रेशर लग रहा होता है वो कम लग रहा होता है। क्लियर? ये फिजिक्स में भी आपने रूल पढ़ा होगा बहुत कॉमनली। क्लियर? तो वेसोडाइलेटर है, तो हिस्टामिन क्या करती है? ब्लड प्रेशर को फॉल करवाने में हेल्प करती है। वहीं पर जो सीरोटोनिन है उसका काम है वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन करना। कॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब ब्लड वेसल का डायमीटर कम कर देना। अब क्या होगा? कम हो जाएगा तो वॉल के ऊपर प्रेशर ज्यादा लगेगा और फ्लो ऑफ ब्लड तेजी से होगी। क्लियर? अब जरा ध्यान देने की यहां पर एक इंपॉर्टेंट रोल भी है। देखो, मान लीजिए कभी आपको इंजरी हो जाती है, चोट लग जाती है जहां से ब्लड निकल रहा होता है, तो शुरुआत में ब्लड बहुत ज्यादा आ रहा होता है। क्यों? क्योंकि पर्टिकुलर उस जगह की ओर को प्रोटेक्टिव सेल को ब्लड के थ्रू पहुंचाने का काम कर रही है नेचर। तो ब्लड की मात्रा ज्यादा आनी चाहिए ताकि प्रोटेक्शन ज्यादा हो। तो उस समय में पहले हिस्टामिन रिलीज हुआ, लेकिन कुछ समय के बाद में आपने देखा होगा 30 से आपके पास 30 सेकंड से 1 मिनट के अंदर की ब्लड की वहां पर मात्रा कम आना शुरू होती है। क्यों? क्योंकि नेचर उस समय क्या रिलीज करवा रही होती है? सीरोटोनिन थ्रू अ मास्ट सेल, ताकि ब्लड वेसल का डायमीटर कम हो और ब्लड लॉस ना हो पाए। क्योंकि अगर ब्लड लॉस ज्यादा हो गया तो हाइपोटेंशन हो जाएगी, मीनवाइल ब्लड प्रेशर फॉल होना शुरू हो जाएगा। तो ये भी इंपॉर्टेंटली नोट कर कर रखना है। सीरोटोनिन ब्लड प्रेशर बढ़ाती है, हिस्टामिन ब्लड प्रेशर घटा रहा होता है। ये इंपॉर्टेंट है। चले, उसके बाद जो सेल आते हैं वो है आपके पास लिम्फोसाइट एंड दी प्लाज्मा सेल। अब ध्यान क्या रखना है? लिम्फोसाइट जो है उनकी जो बनने की प्रोसेस है वो चल रही होती है आपके पास बोन मैरो में। ठीक है? बोन मैरो में बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, जो लिम्फोसाइट के 2 पार्ट होते हैं, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट दोनों ही बोन मैरो में बनते हैं। बी लिम्फोसाइट की जो मेच्योरिटी होती है वो बोन मैरो में हो जाती है, लेकिन जो टी लिम्फोसाइट होते हैं उनकी मेच्योरिटी थाइमस में होती है। ये चीज क्लियरली पता होनी चाहिए। चलें, अब देखो यहां से और क्या पता होना चाहिए? बी लिम्फोसाइट तब तक अपना फंक्शन नहीं कर सकते हैं जब तक टी लिम्फोसाइट मैच्योर ना हो जाएं। ये इंपॉर्टेंट है जी।
टी लिम्फोसाइट में एक हेल्पर टी सेल होता है, वो बी लिम्फोसाइट की एक्टिवेशन के लिए जरूरी है। जब बी लिम्फोसाइट आपके पास एक्टिवेट हो जाते हैं तो उनको हम इफेक्टर बी सेल कहते हैं, और इन्हीं इफेक्टर बी सेल का दूसरा नाम प्लाज्मा सेल है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और यही प्लाज्मा सेल जो होते हैं, इनका जो आपके पास क्रोमेटिन मटेरियल होता है वो स्पाइक की फॉर्म में होता है, इसीलिए प्लाज्मा सेल को कार्टवील सेल भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। जब माइलोमा किसी को हो जाती है तो उस दौरान में इन प्लाज्मा सेल की हम डिटेक्शन करते हैं, अगर इनकी मात्रा ज्यादा हो जाती है तो हम ये कहते हैं कि पर्टिकुलरली उसको माइलोमा जो है वो बहुत कॉमनली हो चुका है। ये इंपॉर्टेंट, ये फिर से याद कर चलना है, क्लियर। अब ये प्लाज्मा सेल बेसिकली एंटीबॉडी की फॉर्मेशन करते हैं। हम कहते हैं ना कि बी लिम्फोसाइट एग्जैक्टली में एंटीबॉडी फॉर्म कर रहे होते हैं, लेकिन वैसा नहीं है। एग्जैक्टली में एंटीबॉडी की जो फॉर्मेशन करवाने वाले आपके पास सेल हैं वो प्लाज्मा सेल हैं, लेकिन वो बनते किससे हैं? बी सेल से ही बनते हैं। ये इंपॉर्टेंटली आपने नोट कर चलना है। अब देखो क्या चीज हुई, हमने कोलेजन और जो इलास्टिन पढ़ा वो प्रोटीन फाइबर पढ़े। देखो अब कनेक्टिव टिश्यू को कई बुक्स में और थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर लिखा है, जैसे लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू होता है, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू होती है। देखो ज्यादा नहीं डिटेल में जाएंगे क्योंकि क्रैश के हिसाब से चल रहे हैं। अब जरा ध्यान देने वाली क्या बात है, यहां पर जो आपके पास पर्टिकुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू है उसके दो पार्ट होते हैं, एक कोलेजन एक इलास्टिन। तो कोलेजन और इलास्टिन कैसे हो गए? डेंस कनेक्टिव टिश्यू। कोलेजन और इलास्टिन के बारे में मैंने आपको बता दी। अब यहां से एक और चीज क्या याद रखनी, कोलेजन की जब मॉडिफिकेशन हो जाती है तो उसको टेंडन कहा जाता है, और जब इलास्टिन की मॉडिफिकेशन होती है तो उसको लिगामेंट कहते हैं। कोलेजन की मॉडिफिकेशन से जो टेंडन तैयार हुआ, टेंडन का फंक्शन है मसल को बोन से जोड़िए, और लिगामेंट का काम है बोन को बोन से जोड़िए। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, आपसे बार बार पूछी जाती है तो भूलना नहीं है, ठीक है। दूसरा आती है एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। तो एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू में जो स्पेसिफिक सेल पाए जाते हैं उनका नाम है एडिपोसाइट। वो एडिपोसाइट लिपिड की फॉर्मेशन या फैट की फॉर्मेशन करवाते हैं। अब देखो लिपिड जो है वो एज एन शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है और एज एन इंसुलेटर है। तो हमारी किडनी के सरफेसिस, स्प्लीन के सरफेसिस, लीवर के सरफेसिस के ऊपर एक तरह से शॉक एब्जॉर्बेंस के लिए फैट की लेयर लगी हुई है, तो वो पर्टिकुलर एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है। ये क्लियर होना चाहिए, ये पता होना चाहिए। देखो कनेक्टिव टिश्यू में मैंने जितनी आज चीज बताई आपको, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आपको फिर भी कोई चीज समझ ना आए तो कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा, मैं उस चीज के ऊपर आपको कोई और सिंप्लीफाइड वे में आपको बताने की कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच। कल वापिस आपसे फिर मिलेंगे।